नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और ज्ञान गंगा परिवार से जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार और विश्वास है कि मैं इस पथ पर निरंतर अग्रसर हूँ और मैं आशा सांगवान ये आशा करती हूँ कि आप ये प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे संधि भाग 3, जिसमें हम व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। पिछली 2 वीडियो में हम संधि के विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें संधि की परिभाषा सहित स्वर संधि की हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो अब हम व्यंजन संधि की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यंजन या स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब कि प्रथम शब्द के अंत में या तो स्वर हो या व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या स्वर हो या व्यंजन हो, उनके आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा में ईश क्या बना? वागीश। जगत जमा में नाथ बना जगन्नाथ। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मैंने ऊपर जो परिभाषा बताई है आप लोगों को कि व्यंजन या स्वर के बाद स्वर या व्यंजन का आना, तो दोनों शब्दों में से एक स्थान पर व्यंजन जरूर आना चाहिए। कौन सा हो? या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि हो या फिर दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन हो, तभी तो व्यंजन संधि कहलाएगा। अगर दोनों तरफ स्वर हुए तो वो स्वर संधि हो जाएगा। तो व्यंजन संधि यही हुई कि या तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या फिर द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों में से कोई भी एक व्यंजन होना अनिवार्य है। व्यंजन दोनों तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन एक अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर हम व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। स्वर संधि में हमारे क्या थे? स्वर संधि के भेद थे। तो यहाँ पर हम व्यंजन संधि के भेद नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनकी हम क्रमानुसार चर्चा करते जाएंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। वर्ग क्या हुआ? जैसा कि आप सब जानते हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, जिसे उसके प्रथम वर्ण के आधार पर नाम दे दिया गया है। तो क्या कहता है ये कि यदि वर्ग के पहले वर्ण कौन सा हुआ? जैसे मैंने अभी बताया ना कि वर्ग का प्रथम वर्ण है क है, क वर्ग का क वर्ण, च, ट, त और प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व, या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो जो हमारा पहले वाला वर्ण था वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए जैसे क वर्ग का कोई भी है वर्ण, तो वो अपने ही वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पर हर एक वर्ग का मैंने आपके लिए प्रथम वर्ण लिखा है क, च, ट, त और प। अब इसका मेल किससे होगा? किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, अंतस्थ और स्वर। यहाँ पर तीसरा वर्ण क्या हुआ? क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ? क, ख, ग, यानी कि ग हो गया। फिर उसके बाद च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हुआ? ज। ट वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ ड। त वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ द और प वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ ब। तो यहाँ पर देखिए कि हर एक वर्ग की यहाँ पर देखिए कि जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, अंतस्थ जैसा ऊपर बताया था य, र, ल, व, या कोई भी स्वर आ जाता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होगा। यानी कि क परिवर्तित होगा ग में, च परिवर्तित होगा ज में, ट परिवर्तित होगा ड में, त परिवर्तित होगा द में और प परिवर्तित होगा ब में। मतलब किसी और वर्ग में ये नहीं जाएंगे, बल्कि अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होगा। यहाँ पर उदाहरण देखिए, वाक जमा में ईश्वर क्या बना? वागीश्वर।
अब ये कैसे बना, यहाँ पर हमने वर्णों को अलग अलग कर कर दिखाया आपको। देखिए यहाँ पर वाक में से हमने क व्यंजन को अलग कर लिया, दूसरी शब्द की प्रथम ध्वनि ई को अलग कर लिया। तो नियम क्या कहता है कि प्रथम वर्ग तीसरे में, तो यहाँ पर ऊपर क है तो क वर्ण किस में परिवर्तित होगा, क ख ग, तीसरा वर्ण क्या हुआ, ग, तो यहाँ पर ग आ गया और ग में दीर्घ स्वर की मात्रा लग गई तो बन गया वागीश्वर। तो यहाँ पर अब दूसरा उदाहरण देखिए, अच जमा में अंत, क्या बना, अजंत। तो यहाँ पे च वर्ग की तीसरी ध्वनि हुई ज, तो च जो है ज में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए, षट जमा में आनन, क्या बना, षडानन। तो इसमें ट वर्ग है लेकिन ट वर्ग की तीसरी ध्वनि क्या है, ड, तो यहाँ पर बन जाएगा षडानन। अगला एक और देखिए, जगत जमा में ईश, क्या बना, जगदीश। तो यहाँ पर त है, तय वर्ग का तीसरा वर्ण द हुआ तो बन गया ये जगदीश। तो ये वाले इस प्रकार से उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण, जैसे परीक्षा के संदर्भ में भी आपके आते रहते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए, या फिर जगत जमा में ईश की क्या संधि बनेगी, तो हुआ जगदीश। तो यहाँ पर देखा ना कि किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण आ रहा है तो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता। अब हम संधि का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तित हो जाना, अर्थात वर्ग जो मैंने बताए थे ना ऊपर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों का यदि प्रथम वर्ण कौन कौन से, क, च, ट, त और प के बाद यदि न और म हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया है कि कौन कौन सा वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कि क वर्ग की पंचम ध्वनि य, च वर्ग की य, ट वर्ग की ण, त वर्ग की पंचम ध्वनि न और प वर्ग की पंचम ध्वनि म में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे वाक जमा में मैं, क्या बताया था मैंने, पंचम ध्वनि कौन सी हुई, क वर्ग की य, तो क्या बन गया, वांग में। अगला उदाहरण है उत जमा में नति, क्या बना, इसकी संधि क्या हुई, उन्नति। ये अलग अलग करके हमने वर्ण देखा, तो त वर्ग का जो प्रथम वर्ण है त, वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर त वर्ग का पंचम वर्ण है न, त, थ, द, ध, न, तो यहाँ पर न में परिवर्तित हो गया। और न क्या है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना आप कि यहाँ पर त हलंत है तो न भी हलंत ही है, अर्थात त अर्ध रूप में है तो न भी अर्ध रूप में ही आता है। तो उत जमा में नति ना उन्नति, त न में परिवर्तित हो गया। आगे आप देखिए, चित जमा में मैं, इसकी संधि हुई चिन्मय, वही उदाहरण आ गया, त न में परिवर्तित हो गया तो हो गया चिन्मय। अब हम व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम 3 क्या है, छ संबंधी नियम है। इस नियम में क्या है कि किसी स्वर के बाद छ आ जाने पर छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है, छ। तो इसका उदाहरण देखिए, स्व जमा में छंद, क्या बना, स्वच्छंद। आ जमा में छादन, आच्छादन। अनु जमा में छेद, अनुच्छेद। परि जमा में छेद, परिच्छेद। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम शब्द में अंतिम ध्वनि जो है स्वर है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि छ है। तो यहाँ पर छ से पहले हम च अर्ध रूप में लगाएंगे। अब आता है हमारा नियम नंबर 4, त से संबंधित नियम। और ये तो सबसे आसान है और इसको समझना इतना आसान है कि आप जैसे ही वर्ण देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि त के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर अगर त वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाता है तो उसमें निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि त के बाद च आता है तो क्या होगा, च से अर्ध रूप में च आ जाएगा। यदि, चलिए इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत जमा में चारण, क्या बना, उच्चारण। यहाँ पर देखिए उत जमा में चारण है तो चारण तो ज्यों का त्यों आ गया और हमने त को हटा के उसके स्थान पर अर्ध रूप में च रख दिया है तो बना उच्चारण। इसका दूसरा नियम है, इसी के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, त के बाद छ आता है तो छ से
पूर्व च आ जाता है। तो यहाँ पर हुआ जगत जमा में छाया, तो क्या बना जगत छाया। तो आप इसको याद कैसे करेंगे इन दो नियमों को? यदि त के बाद च या छ कोई भी वर्ण आता है तो उससे पहले अर्ध रूप में च आ जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ आया। अब हम आगे देखते हैं, त के बाद यदि ज आ जाता है तो ये तो और भी आसान है, क्योंकि ज है तो इससे पहले अर्ध रूप में ज आ जाएगा। इसका उदाहरण देखो, उत जमा में ज्वल। यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में देखिए ज है, तो साधारण सी बात है कि ज है तो उससे पूर्व ज ही आएगा। क्या बना? उज्ज्वल। अब देखिए त जमा में ट है, तो ट से पहले अर्ध रूप में ट आ जाएगा। है ना कितना आसान। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो वर्ण आते जा रहे हैं उसी से पहले हम एक और वर्ण रख देते हैं उसके जैसा। तो तत् जमा में टीका, क्या बना? तट्टीका। अब आ गया त जमा में ड है, तो ड से पहले अर्ध रूप में ड आ गया, ये आसान है। उत जा बना उड्डयन। अब त के बाद यदि ल आ जाता है तो भी हमें ल अर्ध रूप में रख देना है त को हटाकर। तो क्या बना? तत् जमा में लीन है, बना तल्लीन। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा हेर फेर आ गया। आगे वाले जो दो नियम हैं इनमें हल्का सा थोड़ा परिवर्तन है। क्या आ गया? यदि त के बाद श है तो त च में परिवर्तित हो जाएगा और श छ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत जमा में श्वास, क्या बना? उच्छ्वास। अगला है त के बाद यदि ह आ जाता है तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत जमा में हरण है, क्या बना? उद्धरण। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? जैसे जो व्यंजन पहले आता है उसी को पहले में रखा गया है, जो व्यंजन बाद में आता है वर्णमाला के अनुसार उसको बाद में रखा गया है। तो आप ये देखिए कि त संबंधी नियम में त के बाद च या छ आ जाता है तो च अर्ध रूप में, ज आता है तो ज, ट आता है तो ट, ड आता है तो ड, ल आता है तो ल अर्ध रूप में। और ये वाले दो जो लास्ट के हैं, अंतिम जो दो हैं नियम हमारे, त और श के बाद त के बाद श आ जाता है तो त च में परिवर्तित हो जाएगा और श छ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से त के बाद यदि ह आ जाता है तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। समझ आ गया ना कि ये त संबंधी नियम तो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही याद करने में भी बहुत आसान है। आगे देखिए म संबंधी नियम। ये वाला देखिए आपको स्लाइड में दिख तो बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन ये तो सबसे आसान है। इसमें हमें बहुत आसानी होगी समझने में। इसके आप एक बार नियम समझिए। यदि म का मेल क से भ तक किसी भी व्यंजन से होता है तो म उसी वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने ऊपर किया था ना कि पहले वर्ग का पांचवें में परिवर्तित हो जाना, तो ये जो क वर्ग है वो य में परिवर्तित हो रहा है, च। इसी प्रकार से ट ण में, त न में, प हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? म को छोड़ दिया है। क से भ तक कोई भी व्यंजन के साथ यदि म का मेल होता है तो वो उसके पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। नियम हमारा ये कहता है। लेकिन आप इसमें एक मजेदार बात क्या लगेगी आपको कि मानक वर्तनी के अनुसार जितने भी पंचम वर्ण है उनका प्रयोग अनुस्वार के तौर पर होने लगा है। तो आगे देखिए, इसका उदाहरण देखिए। जैसे सम जमा में कल्प, तो अब क्या हुआ कि हमें क वर्ग की पंचम ध्वनि लिखनी थी, लेकिन मानक रूप क्या कहता है? जो नवीन सुधार होते रहते हैं हिंदी भाषा में, उसके अनुसार मानक वर्तनी के अनुसार जो पंचम वर्ण है वो सुविधा अनुसार अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो सम जमा में कल्प क्या हुआ? संकल्प। सम जमा में चित हुआ? संचित। सम जमा में भव हुआ? संभव। सम जमा में चार हुआ? चार। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि म को हटाकर सभी को अनुस्वार के रूप में ले लिया है। अब ऊपर तो हमने किया था कि क से भ तक कोई भी, अब भ के बाद कौन सा वर्ण रह गया वर्गों में? म रह गया। यदि म का मेल म से होता है तो म द्वित्व हो जाता है। द्वित्व अर्थात म एक अर्ध रूप में आएगा और उसके बाद पूर्ण रूप में आएगा। जैसे सम जमा में मोहन है, क्या बना? सम्मोहन। सम जमा में मुख है, क्या बना? सम्मुख।
और इसके बाद तीसरा नियम है हमारा, इसी के अंतर्गत तीसरा जो भेद है वो क्या कहता है कि म का मेल य र ल व श स स ह से होने पर म अनुस्वार हो जाता है। वही चीज आ गई ना जो मैंने ऊपर बताई थी आप लोगों को कि ये वाला नियम बहुत ही मजेदार है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि म के बाद यदि कोई भी वर्ण आता है म को छोड़कर, समझ आया ना, कि म के बाद यदि कोई भी वर्ण आता है सिर्फ और सिर्फ म को छोड़कर, तो हम उस म के स्थान पर अनुस्वार लगा देंगे। और यदि म के बाद म आता है तो वो द्वित्व हो जाता, अर्थात म एक अर्ध रूप में और एक पूर्ण रूप में। जैसे सम जमा में मोहन किया था हमने, क्या बना? सम्मोहन। सम जमा में मुख किया था, क्या बना? सम्मुख। तो यहाँ पर ये द्वित्व हो गया, एक अर्ध रूप में म और एक पूर्ण रूप में म हो गया। लेकिन बाद में आप ऊपर वाले उदाहरण देखिए इससे और नीचे वाले उदाहरण देखिए, तो इसमें आपको सभी उदाहरणों में म को हटाकर क्या रख दिया है? अनुस्वार लगा दिया है। तो म संबंधी नियम कैसा है? बहुत ही मजेदार है और बहुत ही आसान नियम है कि उसमें सिर्फ हमें म को हटाकर हमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार लगाना है और म के बाद म आ जाता है तो उसको अर्ध रूप में कर देना है। समझ आया? आगे है व्यंजन संधि का छठा नियम। क्या कहता है? न संबंधी नियम है। यदि री, र, श का मेल यदि न से होता है तो न जो वर्ण है वो अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे री जमा में न ऋण हुआ। तो आप देखिए ये इस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में बहुत आते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों पर जरा गौर कीजिए। भूष जमा में न ह, क्या हुआ? भूषण। यहाँ पर न किस में परिवर्तित हो रहा है? हमारा अण में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मर जमा में न ह, क्या बना? मरण। भर जमा में न, भरण। अब हमारा नियम नंबर 7 देखिए, स का श में परिवर्तित होना। ये नियम क्या कहता है हमारा कि यदि स से पहले अ और आ से भिन्न स्वर आए, मतलब हम जो है देखेंगे कि अ और आ नहीं आना है, उससे अलग अगर स्वर आ जाता है तो स श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, अभी जमा में शेख, तो यहाँ पर क्या बनेगा? अभिषेक। नी जमा में सेध, क्या बनेगा? निषेध। वी जमा में सम, क्या बनेगा? विषम। यहाँ पर देखिए विषम में क्या हुआ? वी जमा में स से पहले क्या है? ई स्वर है, तो स जो है किस में परिवर्तित हो गया? श में परिवर्तित हो गया। तो स से पहले अ और आ को छोड़कर यदि कोई भी स्वर आता है तो स जो है श में परिवर्तित हो जाता है। तो यहीं पर हमारे संधि के सारे भेद समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बच्चों को ये डर रहता है कि व्यंजन संधि कैसे याद करें। इसके नियम तो बहुत ही उलझे हुए हैं कि व्यंजन संधि तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। यहीं पर हमारी संधि के सभी भेद समाप्त होते हैं। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको संधि समझने में अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपके पास आती रहे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।